शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिन्हें हमने कई रूपों में देखा है। ये साधु हैं, स्वामी हैं, ये समाज सुधारक हैं, टीम अन्ना के मेंबर हैं और इलेक्शन लड़कर चुनाव भी जीत चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा स्वामी अग्निवेश पर। स्वामी अग्निवेश, और आपकी अदालत में आज इस मुकदमे के लिए खास तौर पर हमें जज के तौर पर आमंत्रित किया है। आज के जज हैं जाने माने विचारक और लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। और स्वामी जी, इससे पहले कि मुकदमा चले, आप पर सवाल पूछें, इल्ज़ाम लगाएं, हम ये बताना चाहते हैं कि स्वामी अग्निवेश को हम जानते हैं टीम अन्ना के मेंबर के तौर पर, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या किया है, क्या पृष्ठभूमि है, ये देखते हैं एक फिल्म में। पिछले दिनों अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुधारक हैं और राजनेता भी। राजनीति में स्वामी अग्निवेश 1968 में उतरे थे, जब इन्होंने आर्य सभा के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई। स्वामी अग्निवेश ने हरियाणा में एमएलए का चुनाव जीता और 79 से लेकर 82 तक ये राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। 1981 में स्वामी अग्निवेश ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। स्वामी अग्निवेश ने मजदूरों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। स्वामी अग्निवेश ने भारत सरकार और माओवादियों के बीच वार्ता करवाने की कोशिश की। जन लोकपाल विधेयक के लिए आंदोलन कर रहे अन्ना हजारे की टीम में स्वामी अग्निवेश का अहम रोल था। पिछले दिनों स्वामी अग्निवेश रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में दिखाई दिए। हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरे रहने वाले स्वामी अग्निवेश अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम स्वामी अग्निवेश पर। आपकी अदालत में स्वामी अग्निवेश पर आरोप है कि इन्होंने भगवा वस्त्रों का अपमान किया है। अब स्वामी जी, जब से आप वो बिग बॉस वाले कार्यक्रम में गए हैं, आर्य समाज के नेता बार बार कह रहे हैं कि आपने ये जो भगवा वस्त्र है इनका अपमान कर दिया, ये तो साधु संतों के लिए होता है, और वहां मौज करने चले गए। मैं वहाँ अपने आप को एक बहुत कठिन परीक्षा में डालने गया था। इन कपड़ों को पहन करके मैं अंदर कुछ होता, बाहर कुछ होता, तो वो पाखंड कहलाता। मैं वहाँ अंदर गया ये जानते हुए कि मेरे प्रति कुछ भी अभद्रता हो सकती है, और वो मेरे प्रति नहीं होगा, एक प्रकार से सन्यासी के प्रति भी हो जाएगा। आप कैसे जानते थे? आप देखते थे बिग बॉस? नहीं, मैंने जाने के पहले 2-3 एपिसोड जब मुझे बुलाया गया, मैं बार बार मना करता रहा कि मैं तो जानता नहीं इस एपिसोड को, कभी देखा नहीं। और कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप बिल्कुल मत जाना, बहुत मुसीबत हो जाएगी, आपकी बद पिट जाएगी, आदि आदि। तो मैंने बार बार कहने के बावजूद जब वो मना करने पर भी नहीं मान रहे थे बिग बॉस के जो संचालक, तो मैंने कहा मैं देख तो लूँ खुद। तो सब लोग, श्रद्धा शर्मा, पूजा बेदी और पूजा मिश्रा, सबको देखा आपने? उनको मैंने देखा आपस में। तो मैंने जब देखा उनको आपस में लड़ते झगड़ते भी देखा, तो मैंने सोचा कि ये सामान्य लड़ाई है। ऐसी लड़ाई तो हमारे संसद भवन में होती रहती है, विधानसभाओं में होती रहती है, कौन सी बड़ी बात है जो मुझे रोका जा रहा है। कईयों ने तो मुझे कहा कि आप वहाँ जाओगे तो ऐसे है जैसे आप पोटेशियम साइनाइड खा रहे हो, मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे।
मैंने कहा ये तो और बड़ी चुनौती है, फिर तो जरूर जाना चाहिए। अमर सिंह जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, दे अमर सिंह को कई बार इनविटेशन आया था। उन्होंने कहा कि जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई थी, ये मेनकाएं स्वामी अग्निवेश की तपस्या भंग कर देंगी। मुझे भी कुछ इस तरह के इशारे हुए थे, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो एक साधना की है उस पर मुझे यकीन था कि जिनको ये मेनका कह रहे हैं, अप्सरा कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नाम बुला रहे थे, कातिल हसीना कह रहे थे कई लोग, मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां हैं, मेरी छोटी बहन है, और उनके बीच में मैं बैठ कर के बातचीत करूंगा तो मैं उनके प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, वो मुझे क्यों करेंगे। और फिर ये अनुभव मेरा सही निकला। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैंने अपने आप को परीक्षा में उतारा। शायद संचालकों ने भी बिग बॉस के कुछ रिस्क लिया, मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, संघर्ष करने वाले को अपने शो में बुला लिया। उनका शो फ्लॉप भी हो सकता था। उनका तो रिस्क कम था, उनकी तो रेटिंग बढ़ती ना आपके आने से। नहीं, कैसे जब लोग देखते इतनी सारी कातिल हसनाओं के बीच में एक सुंदर सा स्वामी है। नहीं। मैं अभी भी यही कहूँगा कि मैं अपनी उन बेटियों के प्रति इतने आदर भाव से गया, और सचमुच में मुझे इतना आदर दिया उन्होंने, इतना सम्मान दिया, मैं तो निकलने के समय एक तरह से भावुक हो उठा। मुझे लगा कि 3 दिन के अंदर इतना प्यार इन लोगों ने, इतनी इज्जत दी उन्होंने मुझे, जो मैं बाहर समाज में जिनके साथ काम करता हूँ वहाँ नहीं मिलती। और एक एक ने इतना अच्छा व्यवहार किया। आपको अच्छा लगा वहाँ रह के? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे फिर बुलाएंगे तो फिर जाने के लिए मैं तैयार। क्यों गए वापस? मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी लगे हुए थे। मुझे इटावा पहुंचना था अगले दिन सुबह, यहाँ से दिल्ली आके शताब्दी पकड़ के जाना था वहाँ, तो मुझे आना पड़ा। वो तो मजबूरी थी मेरी। मैं कह के भी गया था कि देखिए मैं गेस्ट के रूप में आ रहा हूँ, कोई कंटेस्टेंट नहीं हूँ, मैं कंपटीशन में मैं नहीं हूँ, तो लेकिन मुझे आप भेजिए जितना दिन मैं रह सकता हूँ। पहले नवजोत सिंह सिद्धू को इनवाइट किया था तो उनको बीजेपी ने कह दिया कि आपको बिल्कुल नहीं जाना। स्वामी रामदेव को उन्होंने इनवाइट किया तो स्वामी रामदेव ने कहा कि वहां पर योग नहीं सिर्फ भोग होता है। मैं समझता हूँ ये उन पाखंडियों से लाख गुना अच्छे हैं जो पहनते ऐसे कपड़े हैं और काम गंदे करते हैं। ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि अगर मौका लगेगा तो आप दोबारा जाएंगे जी, इसलिए नहीं कह रहे कि वहां एक पॉर्न स्टार आनी है आज से। और वो इसलिए नहीं, एडल्ट फिल्मों में काम करती हैं, सनी उनका नाम है। मैं जानता नहीं किसी को। मुझे अपने ऊपर इतना, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि वो शो में आनी। मैं अपने ऊपर इतना विश्वास करता हूँ। मेरा पूरा जीवन 45 साल का, कलकत्ते में विद्यार्थी के तौर गया था 17 साल की उम्र में। कॉलेज लाइफ के लिए मैं बहुत सोच के गया था कि बड़े शौकीन तरीके से रहूँगा, खूब फिल्में देखूँगा, मस्ती करूँगा, आदि जो मैं एक छोटे शहर से उठ के कलकत्ता गया। वहाँ जाके आर्य समाज से क्या संपर्क हुआ मेरा, उन्होंने मुझे एक ऐसा गुरुकुल का ब्रह्मचारी बना दिया। सिर घोंट करके पूरा, एक चोटी होती थी जैसे दक्षिण के ब्राह्मणों की होती है, ऐसी चौड़ी सी, खादी का मोटा कुर्ता, खादी की धोती, चप्पल। ये कॉलेज लाइफ की, यूनिवर्सिटी लाइफ की मेरी ड्रेस थी, मेरी यूनिफॉर्म थी। आप अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म देखना तो दूर रहा, फिल्मों के जो बड़े बड़े पोस्टर वो सिनेमा घरों के बाहर लगाते हैं, उनकी तरफ देखना भी मेरे लिए मना था कि वो नहीं देखोगे तुम। बालकनी पे खड़ा होना मेरे लिए मना था। नरम चीज़ पर बैठना, मैं चटाई पे सोता था पूरे यूनिवर्सिटी लाइफ तक। एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी की तरह मैंने कलकत्ते में जीवन बिताया। तो स्वामी, आर्य समाज के लोग यही तो आपके बारे में कह रहे हैं कि हमने इनको साधु बनाया था, ये क्या बन गए बिग बॉस में जाकर। मैंने ट्रेनिंग की सब बेकार हो गई। नहीं, मैंने बताया आपको कि ये जो ट्रेनिंग थी मेरी, ये इसी ने मेरा साथ दिया। यदि मैं अंदर से कमज़ोर होता और बाहर से कपड़े पहन के स्वामी बना हुआ होता तो इससे पहले भी मैं बहुत कुछ फिसल चुका होता, यहाँ भी हो चुका होता। लेकिन आप उनसे पूछिए, उन्होंने जब मैं जाने लगा तो बिग बॉस ने उन बच्चों से कहा कि तुम लोग अपनी तरफ से उनको गिफ्ट दो। एक टी-शर्ट दिया उन्होंने अपनी तरफ से, खुद उन्होंने। काफी कुछ है, दिल भी बने हुए हैं और उनके अंदर तीर भी लगा हुआ है।
कहाँ है दिल और तीर? अरे आपने वही नहीं देखा, देखिए मुझे सबसे पहले वही दिखाई दिया। देखिए 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 देखिए, ये सबसे पहले लिखता है लक्ष्मी, जो अपने आप को गर्व से कहती है मैं हिजड़ा भी हूँ और उनके मानव अधिकारों के लिए लड़ती हूँ। कहती है लर्निंग अंडर योर फीट वॉज डिवाइन। फिर जूही नाम की जो लड़की है वो कहती है यूर टीचिंग टच्ड अवर हार्ट्स, यूर बीइंग इज ए ब्लेसिंग, योर थॉट्स अवेकनिंग, वी आर विथ यू, आई एम लकी टू मीट यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग स्वामी जी, लव यू, रिगार्ड्स जूही। नहीं ये आप लोगों को क्या लगता है, किसी ने लव यू कह दिया तो बस लव हो गया शुरू? ऐसा मैं उनकी भावनाओं को देखो। जो इस शो को देखते हैं हाँ। उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही रहती है। अफगानिस्तान की एक लड़की है विदा समझाई, शायद वेदा होना चाहिए उसका नाम, वो लिखती है, पहले तो उर्दू में या किस अरबी में लिखा है कुछ, लिखती थैंक्स फॉर ए मच नीडेड विजिट, यू ब्रॉट पीस, लव, शांति एंड कामनेस इन आवर करेंट हाउस, वुड लव टू वर्क विथ यू इन योर सेल्फलेस मिशन विदा समझाई। तो एक एक लोगों ने, और वो जो स्काई नाम का लड़का, वो तो उसने प्रॉमिस किया है कि मैं बाहर निकल के आऊँगा तो आपके मिशन को ज्वाइन करूँगा, मैं आपके साथ काम करूँगा। एक दूसरा लड़का है सिद्धार्थ, उसने तो कहा है मेरी दादी जो हैं वो दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं सत्या शर्मा जी, उनसे मिलवाऊंगा स्वामी जी और मैं आपके साथ सामाजिक काम करना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग इस शो को देखते हैं उन्हें एक सामाजिक काम की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर में लिखा कि वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्वामी अग्निवेश का पूजा मिश्रा से झगड़ा हो। नहीं, उसको लोगों ने कुछ ऐसा बना लिया कि उसमें झगड़े देखें, ऐसा उन बच्चों के साथ तो मैंने घंटों 1.5-2 घंटे बातचीत की, कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे पर बात की, शाकाहार के मुद्दे पर बात की। वो लोग चाहे मेरे जाने से पहले कुछ भी खाते पीते थे, 3 दिन 3 रात उन्होंने मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया, बर्तन तक बिल्कुल मेरे लिए अलग रखे, ऑमलेट तक नहीं बनने दिया मेरे बर्तन में उन्होंने। कहने का मतलब, और खाना खाते समय हम लोगों ने हाथ पकड़ करके सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, वेद का मंत्र पढ़ा। मैंने उसका अर्थ समझाया कि आपस में किसी से द्वेष नहीं करना, हमें मिल करके रहना है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वहाँ जितने थे, एक वो मॉडल हैं श्रद्धा शर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर अफगानिस्तान जिनका जिक्र आपने किया, पूजा मिश्रा विजय है, पूजा बेदी, जूही परमार, सोनाली नागरानी, तो सबसे अच्छी कौन लगी आपको इनमें? देखिए, ये सवाल मुझे वो जो सुनील दत्त जी के बेटे, क्या नाम, संजय दत्त, उन्होंने मुझसे बाद में फ़ोन करके पूछा कि स्वामी जी इनमें सबसे अच्छा या अच्छी कौन लगी। ठीक, मैंने कहा मेरे लिए सब बराबर लगे, मेरे सब बच्चे हैं, मेरे जैसे माँ के बच्चे सब बराबर होते हैं, इस तरह से मैंने सब के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। लेकिन आर्य समाज के नेताओं को क्या जवाब देंगे जो ये कह रहे हैं कि भगवा पहनकर वहां जाने से इस भव्य ऐसे वस्त्र लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बेचारे चिल्लुपों कर रहे हैं, करने दीजिए। आर्य समाज असली वो है जो महर्षि दयानंद के सपनों का आर्य समाज है, जो पूरी दुनिया को आगोश में लेना चाहता है। उनको डर ये कि आज आप बिग बॉस में गए हैं, कल आप फिल्मों में जाएंगे, परसों आप आइटम नंबर करेंगे। देखिए, यदि मैं फिल्मों में भी जाऊंगा, अच्छी बात ही कह करके आऊँगा, मुझे मौका तो दे कोई फिल्मों में आने का। मैं उस उम्र का या उसका नहीं हूँ एक्टर या उस तरह की दुनिया का, लेकिन मैं चाहता हूँ ये शो और फिल्म इसके माध्यम बनने चाहिए। मुझे दुख तब होता है कौन सा शो ये इस पर केवल एंटरटेनमेंट के होकर के रह जाने, हल्के फुल्के नहीं, इन शो का एक बहुत बड़ा सामाजिक लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी जी, उनका कहना है कि बहुत सारे शोज हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन करते हैं, उसमें जाके अपनी बात कह सकते थे। कोई फिल्मी गानों के शोज होते हैं, उसमें जाके अपनी बात कह सकते हैं, जिसमें आप किसी में जज बन के अपनी बात कह सकते हैं। आपको ले देखी है बिग बॉस ही क्यों मिला? देखिए, मुझे मिला नहीं, मुझे कोई बुलाए, मान लीजिए आप बुलाए तो मैं आपके अदालत में आ गया, हाँ, मुझे कोई और दूसरा बुलाए तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी,
हम आपकी तरफ से इस पूरा इनविटेशन, जो लोग ये शो देख रहे हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, बिल्कुल, सबको ये हुआ, सब लोग आपको बुलाएंगे और आप सबके प्रोग्राम में जाएंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए मेरी तरफ से। आपकी अदालत में स्वामी अग्निवेश पर आरोप है कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। स्वामी जी, ये मेरा इल्जाम नहीं है, टीम अन्ना का इल्जाम है। ये बात सही है कि आप एक वक्त में टीम अन्ना के बहुत अहम मेंबर थे, उनकी सारी डेलिब्रेशन पे आप इन्वॉल्व थे? जी बिल्कुल ठीक है। और ये भी सही है कि जब पहली बार जंतर मंतर पर अन्ना बैठे थे तो सरकार से बात आपने की थी? हाँ, मैंने उनसे पूरा इजाज़त लेके, अन्ना जी से, अरविंद जी से, साथियों से, और एक बार शुरुआत मैंने की, उसके बाद अरविंद और किरण बेदी जी लगातार मेरे हर बात में साथ रहे। और ये भी सही है कि टीम अन्ना से आउट होने के बाद भी आप पर्दे के पीछे सक्रिय थे? जब मैं वहाँ से हट गया, 25 अगस्त की बात है, शाम को मैं चुपचाप वहाँ से निकल के आ गया। उसके बाद भी मैं उनके हित के लिए, आंदोलन के हित के लिए, कि लोकपाल एक सख्त मजबूत बनना चाहिए, इसके लिए ही मैं काम करता रहा, तब भी और आज भी। अब सवाल ये है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या हुआ कि आप उस टीम से अलग हो गए? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग मिल के काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे विचार के हों। थोड़ा मतभेद होगा ही होगा, जिसको डिसेंट कहते हैं इंग्लिश में। मैं डिसेंट को डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी मानता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये आपके जो कुछ विचार थे, कुछ आइडियाज़ थे, वो स्वीकार नहीं थे, या उनके कुछ ऐसे विचार थे जो आपको स्वीकार नहीं थे? नहीं, मेरे विचार कुछ थे। जैसे मैं चाहता था कि जो बातचीत के लिए बुलाई गई टीम, उसमें मुझे भी रखा जाए, उन्होंने नहीं रखा। फिर उसके बाद मैं ये चाहता था, हमेशा जितने दिन ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग चलती रही, मेरी इच्छा थी कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी 4 घंटे की होती है बंद कमरे में, वो हो गई। मान लीजिए उसमें अच्छे परिणाम न भी निकले, तो क्या हमारे साथियों को उनके साथ अनौपचारिक चाय पीने के लिए नहीं चले जाना चाहिए? उनको नहीं बुला लेना चाहिए मंत्रियों को? कोशिश हुई थी कि कपिल सिब्बल से, चिदम्बरम से, प्रणब मुखर्जी से अनौपचारिक तौर पर बातचीत हो जाए? मैंने अपने आप की, उनको चाहता था मैं मिले, वो लोग नहीं मिलना चाहते, तो कहते नहीं वो सरकार है, हम नहीं मिलेंगे, वो गंदे हैं, गलत जो भी। तो मैंने जा कर के वीरप्पा मोइली जी से मुलाकात की, सलमान खुर्शीद जी से मैं मिला। ये भी सही है कि आप नहीं चाहते थे कि अन्ना फिर से रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे? नहीं, अनशन पर बैठे तक मैं तैयार था। मैंने 13 अगस्त को प्रशांत भूषण जी के घर के मीटिंग में, कोर कमेटी की मीटिंग में कहा कि देखिए आप अनशन भी करें, अनिश्चितकालीन कीजिएगा, आमरण अनशन बिल्कुल नहीं। क्योंकि 73-74 साल का एक व्यक्ति आज उठ कर के आके कह रहा मैं आमरण अनशन करूँगा, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या हम जैसे लोगों को सोचना नहीं चाहिए? क्या नहीं सोचना चाहिए कि एक समाज सेवा करने वाले इतने अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति को हम कह दे तो आमरण अनशन पे चला जा? मैंने मना किया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो बात सरकार के लोग भी कह रहे थे कि अन्ना हजारे को आमरण अनशन पर नहीं बैठना चाहिए। मैंने इतना ही नहीं किया, मैंने बाकायदे जब वो नहीं मान रहे थे और कह रहे थे नहीं ये जाएंगे, मैंने कहा आप कार्रवाई रजिस्टर खोलिए, उसमें मेरा डिसेंटिंग नोट दर्ज कीजिए। और वो नहीं कर रहे थे। अन्ना ने उनको थोड़ा डांट करके कहा स्वामी जी जब अपने अंतरात्मा से कह रहे हैं उसको दर्ज कीजिए। वो नोट किया गया। मैंने कहा मैं आमरण अनशन के पक्ष में नहीं हूँ, ये गलत होगा। आप 2 दिन 4 दिन का बता दीजिए कि मैं 5 दिन बैठने जा रहा हूँ। मैं मना करता रहा, लेकिन कुछ साथी थे अंदर जो चाहते थे चढ़ जा बेटा शूली पर, भली करेंगे राम। दूसरों को कह देना कि तुम तो बैठ जाओ आमरण अनशन पर और हम वहाँ पर जूस पीते बैठे रहें, हम वहाँ पर मलाई खाते बैठे रहें। पीछे किसी की क्या मंशा हो सकती है? अन्ना देखिए कि बात ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आंदोलन हो जाए और हमको एक तरह की लीडरशिप मिल जाए। लेकिन अन्ना के साथ मुझे तो आज भी लगता है, जिस समय पार्लियामेंट ने, पूरे पार्लियामेंट ने अपील कर दी अन्ना जी को और खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हम आपके जन लोकपाल को इंट्रोड्यूस कर देंगे, संसद के पटल पर रख देंगे। मैंने कहा था उस समय ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस समय अनशन खत्म कर देना चाहिए। मैंने क्या बुरा कहा था? क्यों उसके बाद 3 दिन और रखा गया अनशन? क्यों? और
इस तरह के टकराहट की भाषा बोली गई। क्यों रखा गया? और अब आप भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सब लोगों को, मुझे तो हैरान हूं मैं, उससे ज़्यादा नहीं मिला। 3 दिन तक और लड़ाई खींच करके अन्ना के स्वास्थ्य को अंदर से नुकसान तो जरूर पहुंचा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप उस पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। मुझे कोई बताए तो सही, क्या मैंने बुरा किया? एक भी कोई बताए, मुझे बैठ करके समझा दे कि मैंने किसी के भी एजेंट के रूप में मैंने कोई गलत काम किया, कोई बुरी बात नहीं। जैसे मैंने ये आंदोलन सरकार को चाहती थी, सरकार के जो ताकतवर मंत्री हैं जिनसे आप बात कर रहे थे, वो चाहते थे कि अन्ना का अनशन जल्दी खत्म हो जाए। आप भी वही कह रहे थे, जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी नहीं, मैंने कहा जब आपकी मांग पूरी इतनी शानदार तरीके से, इसको गरिमा के साथ पूरे देश की संसद कह रही, का मतलब देश की जनता बोल रही है, 120 करोड़ जनता के जो भी चुने हुए प्रतिनिधि आपसे हाथ जोड़ के सैल्यूट करता हूं, कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। पहली बार 60 साल के हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में एक प्राइम मिनिस्टर एक सामाजिक कार्यकर्ता को, और पहले तो उनको घर से उठा के जेल में बंद कर दिया और फिर का सैल्यूट करता हूं। वो ठीक है, गलत किया। जब उन्होंने जेल में डाला तो हमने उसको सरकार की मूर्खता समझी। जैसे स्वामी रामदेव जी के ऊपर जो लाठीचार्ज वगैरह वो कराए रात को, उसकी मैंने सबसे पहले निंदा की। इनके बारे में भी जो कुछ हुआ मैंने सबसे पहले निंदा की। आप ये नहीं मानते कि जिस तरह से सरकार ने उनको अरेस्ट किया, उससे सरकार पर आंदोलन करने वाले सब लोगों का भरोसा टूट गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी भरोसा कम हो गया। मैंने कहा ये क्या मूर्खता की है, बहुत ही गलत काम किया। क्यों किया होगा ये सरकार? दूसरा, रामलीला मैदान, सब लोग को इतने अच्छे से जानते हैं, आपने ये भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की होगी, किसका फैसला था? मुझे लगता है, माफ़ कीजिएगा, अब कितने अधिकारपूर्वक मैं कह सकता हूँ, जो 4 जून की रात और 5 जून की सुबह हुआ, जिसको कहा जा रहा था कि ये दिल्ली पुलिस का फैसला था, मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस का फैसला था, ये हमारे भारत के गृह मंत्री का फैसला था, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं सबूत नहीं दे सकता, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें होती, उनको मौखिक ऑर्डर मिले होंगे, पुलिस वाले बेचारे क्या करें। यही चीज़ उनकी गिरफ्तारी को लेकर के भी लगता है मुझे। आप कह रहे हैं कि स्वामी रामदेव को पर हमला करने का फैसला और अन्ना हजारे को गिरफ्तार करने का फैसला, दोनों फैसले ऊपर हुए हैं, पुलिस के स्तर पर नहीं हुए हैं। देखिए, मैंने आपका एक बयान देखा जिसमें आपने कहा कि आखिर के दिन जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का अनशन चल रहा था, आपको कई बार अपमान के घूंट पीने पड़े। जी, मैंने बहुत अपमान सहा इन दिनों, बहुत, अपने से बहुत जूनियर लोगों के हाथों सहा। मैंने रोया, मैं बैठ करके अपने दोस्तों को बताया, मैंने मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं करता क्या, मैं बोलता बाहर तो नुकसान होता उसका। अपमान सह लेना बेहतर है, बजाय उसको उगल दूँ, बोल दूँ और उसके बाद आंदोलन को नुकसान पहुँच जाए। मैंने इसलिए पी लिया। आगे भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब साथी जो अलग अलग भी दिख रहे हैं, सब इकट्ठे हों, और मैंने इसके लिए कहा मैं सबके पास जाऊंगा, सबके हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, मुझसे कोई गलती कोई कहेगा तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। अभी भी ये सारे देश के नौजवानों की ये इच्छा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ये सारे नेता, सारे कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं, मुट्ठी की तरह बंद हो जाएं, आपस में लड़ते न दिखाई पड़े। देखिए, आप हो सकता है बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहते, लेकिन मैं सारी बातें पूछना चाहता हूँ। देखिए, क्यों उगलवा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं उनको रहने दीजिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, क्यों ना। स्वामी जी, मेरा काम तो यह कि हर राज से पर्दा उठाना और जनता के सामने पेश कर देना। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार अविश्वास तब हुआ, बात जब टूटी, जब उन्होंने आपको फोन पर सरकार के एक मंत्री से बात करते हुए सुना, जिसमें आप कह रहे थे कि अन्ना हजारे तो पागल हाथी की तरह हो गए हैं। देखिए, मैं आपकी बात को यही काट के कहना चाहता हूँ, इसी कुर्सी पर बैठ के प्रशांत भूषण जी ने, आपने भी ये बात उठाई उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं, अन्ना के लिए कभी स्वामी अग्निवेश जी ने न ऐसा कहा न कह सकते, इसी कुर्सी पे बैठ के मैंने देखा। लेकिन किरण बेदी ने भी इसी कुर्सी पे बैठ के कहा कि स्वामी अग्निवेश ने ऐसा बात किया कि हमारा दिल तोड़ दिया। देखिए, अब मैंने किरण जी से कहा कि बहन जी फ़ोन करके पूछ लो
कि स्वामी जी आपके बारे में ऐसा ऐसा, या किसी के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है, कितनी सच्चाई है। हम पहले ही मीडिया में चले जाएं, अपना कमेंट दे दें फटाफट। देखिए, वो जो सीडी है जिसमें आपकी बातचीत सुनी गई, उसमें तो आपने ऐसी बातें कही, आपने कहा कि सरकार को कंसीड नहीं करना चाहिए, सरकार कमज़ोर दिखेगी, अगर अन्ना हज़ारे की बातों को कंसीड कर देंगे तो सरकार इतनी कमज़ोर दिखेगी। और आपने ये भी कहा कि मुझे तो शर्म आती है देखते हुए कि सरकार कमज़ोर है। बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल उसके बाद कही है जब पूरी पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, स्पीकर, विपक्ष की नेता सब मिलकर के अपील कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि कुछ कहा जा रहा है नहीं, इन मुद्दों पर और अलग से प्रस्ताव पास किए जाएं, वोटिंग कराई जाए, एक एक पार्टी का क्या रुख है ये पता लगाया जाए, ये जब उनकी तरफ से मांग आने लगी, मुझे लगा कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। तब मैंने ये बातें कही, तो एक दुख के साथ कही। कपिल सिब्बल को रिपोर्ट कर दी कि कपिल सिब्बल को नहीं, मैंने जिस किसी को की, मैंने बताया पंडित NK शर्मा जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के सहयोगी हैं और कपिल सिब्बल के भी सलाहकार। पहले तो आपने कहा था मैं कपिल मुनि से ये बात कर रहा था। कपिल मुनि, कपिल महाराज, हम उनको फिर हम कपिल मुनि को रिपोर्टर से पकड़ा, उन्होंने कहा मेरी तो कई हमारे पत्रकार मित्र हैं, हमारे पास आते हैं कुछ खबर लेकर के, तो कहते हैं आइए आइए नारद मुनि जी कहाँ से आए हैं। तो ये चलता है हमारे समाज में। देखिए, सितंबर में आपने कहा था मैं कपिल मुनि से बात कर रहा था, तो रिपोर्टर्स ने कपिल मुनि से बात की, उन्होंने कहा नहीं, कपिल मुनि का मैंने कोई एड्रेस नाम पता नहीं दिया था। मैं जिसको कपिल महाराज कह रहा हूँ उसके पास वो गए नहीं, वो किसी और कपिल मुनि के पास पहुँच गए। उसने कहा 1 साल हो गया अभी तक उनसे बात नहीं हुई। वो ठीक है अपनी जगह पर, मुझसे पूछिए आज किसको मैं कह रहा हूँ। आप ये बता दें आप किससे बात कर रहे थे? पंडित NK शर्मा मौजूद हैं, आप उनको बुला लीजिए, कभी भी आ जाएंगे आपके शो में, मेरी बात की इमदाद करेंगे। और यदि वो न कहें कि मैं उनसे बात नहीं कर रहा था तो मुझे सज़ा दिलवाइए बड़ी से बड़ी। नहीं, लेकिन आपने अपने नंबर की जांच की, उस नंबर से आप किसको कहाँ बात कर रहे थे? मैं अभी भी कह रहा हूँ, कॉल रिकॉर्ड निकलवा लीजिए उन दिनों का, मेरा भी और कपिल सिब्बल जी का भी और उनका भी, जिनके साथ मैं बात कर रहा था। मैंने कॉल रिकॉर्ड भी निकाला है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप कपिल सिब्बल के फोन पर बात नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये भी सही है कि जिससे बात कर रहे थे वो कपिल सिब्बल थे। नहीं, और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि वो फोन नंबर क्या था और वो किसका फोन नंबर था। किसका था बता दीजिए। आपको सीक्रेटली बताऊं कि सबके सामने बताऊं? ये सलमान खुर्शीद का फोन नंबर था। नहीं, मेरे पास कॉल डिटेल्स हैं। सलमान खुर्शीद का हो सकता है। सलमान नहीं, सलमान खुर्शीद से मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सलमान खुर्शीद से आप बात कर रहे थे। मेरी लगातार बात हो रही है जी, शुरू दिन से हो रही है। रात को देर बैठ कर के उन्होंने मुझसे बातें की, मेरे जगह पर आए वो, और उस दिन भी कई मतलब सारे प्रसंगों में आखिरी दिन तक, जब तक मैं वहाँ से हट नहीं गया रामलीला मैदान से, तब तक मेरी सलमान खुर्शीद से बात होती बिल्कुल ठीक है। और सलमान खुर्शीद ने फोन कपिल सिब्बल को दिया था और ये जो कॉन्वर्सेशन है ये सारी कपिल सिब्बल के साथ हुई थी। कपिल सिब्बल के साथ होती, आपको याद आ जाएगा। मैं ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी आपको एक बार फिर आपको और जनता को एक बार सुनवा देते हैं, शायद आपको याद आ जाए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सारी चीजें याद है, सारी एक बार मुझे सारी चीजें याद है और उन चीजों को बहुत जरूरी है। मैंने साफ कह दिया। तो पागल की तरह हो रहे हैं जैसे कोई हाथी, लेकिन जितना कंसीड करती जाती गवर्नमेंट उतना ही ज्यादा इस सिर पे चढ़ रहे हैं। कोई सरकार को इस तरह से ये करें तो बहुत बुरी बात है। हमें शर्म महसूस हो रही है कि हमारी सरकार इतनी कमजोर हो रही है। देखिए ना, इतनी बड़ी अपील करने के बाद अन्ना फास्ट नहीं तोड़ते हैं, इतनी बड़ी चीज कह दी, सारी पार्लियामेंट ने कह दी। हाँ, और इतनी ऊंचे शब्दों में प्रधानमंत्री ने उनका वो किया, सब कुछ किया। यही बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा बड़ी बात कह दी प्रधानमंत्री ने, पार्लियामेंट ने कह दी, इसके बाद भी अन्ना नहीं तोड़ते। और अन्ना के लिए मैंने नहीं कहा पागल आती, ये खुद प्रशांत भूषण जी आपकी अदालत में बोल के गए हैं। तो अब ये ठीक है, इस बात पर तो डिस्प्यूट है ही नहीं कि आपने क्या कहा, वो तो वीडियो पर है। हाँ ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ आपकी जो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, आप कहते हैं कहिए कपिल जी महाराज,
कपिल जी महाराज से मैं कभी आप किसी अगर- मंत्री अगर- को देखिए, महाराज और इस मैं तरह नहीं- आपको इसलिए डिस्प्यूट नहीं कर, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी और आदमी से बात करके उसको कपिल कहने लगेंगे, या किसी और आदमी से आप सरकार की बात करने लगेंगे, किसी से आप ये कहने सरकार कमजोर है। लेकिन जब मैंने जानकारी हासिल की आपके फोन की, तो ये पता चला, ये नंबर मेरे पास में है, मैं आप दिखाई सलमान खुर्शीद का नंबर दे दूंगा तो सबके पास चला जाएगा। इस 981107 आगे का नहीं बताऊंगा, इस नंबर पर आपने बात की और ये नंबर सलमान खुर्शीद का था। सलमान खुर्शीद ने आपसे बात करने के बाद फोन कपिल सिब्बल को दे दिया। ये जो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई ये कपिल सिब्बल के साथ थी। नहीं, कपिल सिब्बल के फोन पर मैंने कपिल सिब्बल से बात की हो तो सलमान खुर्शीद आकर के बोले कि उन्होंने फोन अपना मेरे को उनको दे दिया तो ये बातें प्रमाणित होती। मैंने जिनसे बात की, जिनके कॉल रिकॉर्ड को आप मेल करा लीजिए, कपिल मुनि जिनको मैं बोल रहा हूं, उस वक्त का महाराज जिनको ये मैं वीडियो बोल है, रहा हूं, उस वक्त का फोन हमने निकलवाया है और उसमें ये नंबर निकला और हमने चेक किया। देखिए, मैं आप इनकार स्वामी नहीं छोड़ कर दीजिए रहा, इस बात को। मैं क्या इनकार नहीं कर रहा। मेरे साथी मनु सिंह जो मुझको अंदर कमरे में मदद कर रहे थे जब इंटरव्यूज चल रहे थे, जब मैं बाहर निकला हूं, उनका फ़ोन आया है तो मैं बाहर निकला हूं और सलमान खुर्शीद से मैंने ज़रूर बात की है। उस समय उन्होंने रोका भी, जो उसकी वीडियो कर रहे थे कैमरे वाले, उनका नहीं हम वैसे ही शॉट ले रहे हैं, लॉन्ग शॉट ले रहे हैं। धोखा दिया, झूठ बोला उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसको ले गए अपने प्रोड्यूसर के पास। उस चैनल का नाम आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा किसके पास ले गए। उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने देख के कहा ये अनएथिकल है, प्राइवेट कन्वर्सेशन को हम इस तरह नहीं दिखा सकते। उन्होंने मना कर दिया तो चालाकी से उसको यूट्यूब में डलवा के फिर दूसरे चैनलों में डलवाया गया। और चैनल वालों ने मुझसे तो पूछते, बल्कि उल्टा मेरे मुंह में शब्द डाल दिए, अन्ना को बोल रहे हैं, अन्ना के लिए बोल रहे हैं, पागल हाथी। उस समय देश में जिस प्रकार का एक उभार आ गया था, उफान, लोग तो यदि मैं मिल गया होता कहीं पर, मेरे साथ हिंसा हो जाती उस समय। जब ये दिखाया जा रहा है कि मैं अन्ना को पागल हाथी बोल रहा हूँ, बहुत खतरे में डाल दिया था आप लोगों ने तो मुझे। मैं इसके लिए चाहता हूँ सारे जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग मीडिया चला रहे हैं, उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे कहना चाहिए कि स्वामी जी हमने ज़बरदस्ती आपके मुंह में ये शब्द डाले कि माफी आप तो अन्ना आपको अन्ना हजारे से मांगनी चाहिए। मैं क्यों मांग, देखिए मुझे मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मुझे मांगनी चाहिए कि नहीं। मैंने तो कहा मैं सबसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, कोई मुझे बताए मुझसे क्या गलती हुई। जब बिग बॉस से बाहर आए तब आपने कहा कि मैं अन्ना के पास जाऊंगा और उनसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगा। मैंने अन्ना के लिए नहीं कहा, केवल मैंने कहा स्वामी रामदेव जी के पास जाऊंगा, अन्ना जी के पास जाऊंगा, जस्टिस संतोष हेगड़े के पास जाऊंगा, सबके पास जाऊंगा और सबसे कहूंगा कि देखो देश का आंदोलन बड़ा है, जनता का विश्वास सबसे बड़ा है, उसको न टूटने दो। आओ मैं हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा एकता के लिए, और मुझसे कोई कहेगा तुमसे गलती हुई है अग्निवेश, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई अन्ना जी से अलग से नहीं कहा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ आपसे गलती हुई है, आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। नहीं, मेरे से आप गलती बताइए, मैं आपके अभी पैर पकड़ के नहीं, पैर पकड़ के नहीं, मैं कह रहा हूँ। देखिए कि आप नहीं चाहते थे कि अन्ना की टीम और अन्ना हजारे इस आंदोलन को कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन बनाए। हिसार में वो बिल्कुल मैं नहीं चाहता था कि वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन बनाए, लेकिन मैं तब तक टीम के बाहर आ चुका और जब ये फैसला लिया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आंदोलन की सफलता चाहता था। और अब क्या करेंगे आप? मैं आंदोलन को नजदीक लाने की कोशिश करूंगा। वो तो आपका विश्वास ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे नजदीक लाएंगे? वो भी करेंगे। देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि आखिर से आखिर हम सब इंसान हैं, हम लोगों से गलतियां होती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अंदर कमरे में बैठ के अपनी गलतियां स्वीकार करें और देश को सामने रखें। इस आंदोलन को ना अन्ना का, ना अरविंद का, ना अग्निवेश का, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। अन्ना इज़ इंडिया, इंडिया इज़ अन्ना कहना गलत है। ये मैं अन्ना हजारे हूँ टोपियों पर लिखना गलत है। ये अन्ना को पार्लियामेंट से ऊपर बताना गलत है। ये लेकिन ये सारा आंदोलन तो अन्ना हजारे के नाम पर ही चल रहा है। नाम चलना, यही मैं कह रहा हूँ। हम सब लोगों को टीम अन्ना कह दिया, टीम इंडिया कहो तब भी गनीमत है भैया। ये टीम अन्ना कह करके आप क्यों संकुचित तो कर ये रहे हो? प्रॉब्लम है, आप अन्ना से इसलिए नाराज हैं। नहीं, नाराज नहीं हूँ, ये नहीं, नाराज नहीं हूँ। मैं किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए।
व्यक्ति से बड़ा सिद्धांत होता है, सिद्धांत और जो इसमें मुद्दा होता आपको है। अगर मैं साफ साफ कहूं तो पता है क्या लग रहा है, अन्ना हजारे को इतना बड़ा बना दिया, इसको लेकर के मन में कहीं ना कहीं जेलेसी हो रही है। ये कह सकते हैं आप। ये मैं स्वयं अपनी जब मैं संध्या करता हूँ सुबह बैठ कर के, तो अपने आप को टटोलने की कोशिश करता हूँ, कहीं मेरा अहंकार मुझे टकरा तो नहीं रहा है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। मैं सच कहता हूँ, और मैं शायद आपकी बात सच हो, और मैं अपने आप को अपराधी समझूंगा यदि इस वजह से मैं। स्वामी जी, सबसे बड़ा फैसला तो जनता के हाथ में होता है, और यहाँ जनता के बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या आपसे पूछना चाहते हैं बिग बॉस के बारे में? बिग बॉस तो ये है असली में ये। हाँ स्वामी जी, आपने कहा जब अन्ना जी ने अनशन करा था कि सबने टोपी पे अन्ना लिखवा लिया, मैं अन्ना हूँ, या हर जगह अन्ना अन्ना हुआ, तो एक तरह सेक्रीफाइस भी तो अन्ना जी ने करा। आपने खुद ही कहा कि पूरी टीम जूस पी रही है, मीटिंग में बिस्कुट खा रही है, एक तरफ बैठे हुए अन्ना जी तो सेक्रीफाइस कर रहे थे, नाम भी तो उन्हीं का होगा ना? नहीं, उनका होना चाहिए बेटे, लेकिन आपका नाम क्या है? हिमांशु त्यागी। तो आपको अपनी टोपी पे लिखना चाहिए मैं हिमांशु त्यागी हूँ। अगर मैं कोई सुनो ना, sacrifice- मेरा ये कहना है, हिमांशु को हिमांशु रहना चाहिए, अन्ना को अन्ना रहना चाहिए, अरविंद को अरविंद और अग्निवेश को अग्निवेश। मेरा कहने का अभिप्राय है कि इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई देश के अंदर, किसी ने ये नहीं लिखा मैं महात्मा गांधी हूँ। लिखा क्या किसी ने टोपी पे? लिखा नहीं। स्वामी जी, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अन्ना से इतनी सिंपैथी थी तो आप क्यों नहीं अनशन पर बैठ गए उनकी जगह? मैं सुनो ना, मैं यही कहने वाला था। मैं अन्ना से सिंपैथी के लिए जंतर मंतर के दिनों में भी जब वो अनशन पे बैठे थे 4 दिन, तो मैंने पूरा एक दिन बिना कोई घोषणा किए पूरा अनशन 24 घंटे मैंने रखा। रामलीला मैदान के समय भी एक दिन मैंने पूरा अनशन रखा। यदि मैं भी अनशन करने लग जाऊं तो फिर मुझे बैठ जाना चाहिए, फिर जो सारा इंतजाम और भाग दौड़ होता है वो मैं नहीं कर सकता था। आपकी अदालत में स्वामी अग्निवेश पर इल्जाम है कि ये देश के दुश्मनों का साथ देते हैं। स्वामी जी, नक्सलवादियों के बारे में जब आप बात करते हैं, जब आप उनसे सरकार से समझौता कराने की बात करते हैं, तो कई राज्य सरकार हैं जिनके मंत्री ये कहते हैं कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। नक्सलियों के साथ जी, जब 76 जवानों की हत्या की गई दंतेवाड़ा के जंगल में, तो सबसे पहले उनकी इस हिंसा की वारदात की निंदा मैंने की सबसे पहले। फिर रायपुर से दंतेवाड़ा यात्रा लेकर के गया मैं, दंतेवाड़ा के सीआरपीएफ के कैंप में खड़े होकर के हमने उनके इस हिंसा की निंदा की। परिवार के जो मर गए थे उन सिपाहियों के, उनको सांत्वना और संवेदना दी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इसका मुकाबला सरकारी हिंसा से नहीं हो सकता, गोली से गोली का मुकाबला नहीं हो सकता, ये हमारे देश के अंदर की समस्या है, इसका समाधान हम बातचीत के द्वारा करें। स्वामी जी, यही सवाल वो लोग उठाते हैं जो लोग जवानों को मारते हैं, जो लोग किडनैप करते हैं और मार के उनके शवों को क्षत विक्षत करके वापस भेजते हैं, ऐसे लोगों का इलाज अगर गोली से न किया जाए तो कैसे किया जाए? मैंने कभी भी माओवादियों की हिंसा की चीज़ों को अच्छा नहीं बताया। आप माओवादियों के रास्ते को सही मानते हैं? गलत मानता हूँ, उस रास्ते को गलत निंदा मानता करते हैं? निंदा करता हूँ, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ करके निंदा, आज भी करता हूँ मैं निंदा। लेकिन गलत काम कर रहे हैं वो, लेकिन हिंसा के रास्ते कभी भी कोई क्रांति नहीं आ छत्तीसगढ़ सकती। के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका कहना है कि स्वामी अग्निवेश वहां गए जरूर थे, लेकिन उन्होंने नारे लगाए लाल सलाम जिंदाबाद। लाल सलाम अपने आप में जिंदाबाद है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सिखों में जाता हूं, बड़ी से बड़ी सभाओं में वो मुझे बुलाते हैं, वहां जाकर के मैं लाल सलाम भी नहीं कहता, राम राम भी नहीं करता, मैं वहां जाकर कहता हूं जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ठीक है, मैं जाता हूं जब हमारे गांव के भाइयों में कहता हूं राम राम भाइयों, ठीक है ना। मैं जब जाता हूं आर्य समाजियों में तो कहता हूं नमस्ते। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं इनमें से वो कोई नहीं है जो बंदूक निकाल के किसी को मारता हो? कोई नहीं मारता, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे अभिवादन का तरीका मैं बता रहा हूं, जिनके बीच में जाओ उनको अच्छा लगने वाला स्वीकार। मुसलमानों में मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल तो मैं आदाब कहता हूं मुसलमानों जो को। माओवादी लोगों को मारते हैं, पुलिस के जवानों को मारते हैं, आप कह रहे हैं आप उसकी निंदा करते हैं, अगर आप वहां नारा लगाएंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद? नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद मैं कह रहा हूं, यदि मैंने आप ऐसा नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं?
नहीं, यदि उनकी कोई पार्टी है, कोई संगठन है, उन्होंने पता है आपको क्या किया? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे आप संदर्भ देखिए। क्या माओवादियों के जिंदाबाद का नारा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं, माओवादियों के जिंदाबाद का नारा किस संदर्भ में किसी ने लगाया? क्या आप वहां खड़े होकर ये कहेंगे इंडियन आर्मी गो बैक? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपके सामने कोई कहेगा तो आप क्या करेंगे? मैं उनको रोकूंगा, मैं कहूंगा गलत बात मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जी, जिसमें आप ये नारा लगा रहे हैं, आपके सामने इंडियन आर्मी गो बैक लगाया जा रहा है। नहीं, ठीक है, वो आप दिखा सकते हैं, मैं बता रहा हूं जी। आप उस संदर्भ को जरा सा देखिएगा। आप वो भी संदर्भ बता दिखाइए। दीजिए, मैं वीडियो दिखा देता हूं। संदर्भ मैं बताना चाहता हूं। संदर्भ ये है कि छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस के 5 पुलिस के जवानों को माओवादियों ने बंधक बना लिया और उनके घर वाले बेचारे रो रो करके, सिर पीट पीट करके थक गए। मुख्यमंत्री के दरवाजे पर और भारत सरकार के दरवाजे पर कोई कुछ नहीं छुड़ा पाए। 18 दिन बीत गए, 2-4 दिन नहीं, 18 दिन बीत गए। तब उसके बाद मुझे ये मैसेज आया कि मैं उनको छुड़वा सकता हूँ। मैंने अपने जान को खतरे में डाल करके कि कैसे जाऊँ, मैं किसके ऊपर भरोसा करके बस्तर के बिल्कुल सबसे घने जंगलों में मैं गया। लेकिन अच्छा ये होता कि उस जगदलपुर में माओवादियों के बीच खड़े होकर आप भारत माता की जय का नारा लगाते बजाय लाल सलाम कहने के। नहीं, लाल सलाम एक अभिवादन है। मैं तो वहां, चलिए लाल सलाम का अभिवादन भी मैं मान लेता हूं, लेकिन JNU के छात्र आप नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद, तो कोई बात नहीं, वो एक पार्टी है। मैं उनकी हिंसा के तरीके का आज भी और आपके सामने वहां नारे लगे, लेकिन आप, उनके आप ऐसा करिए आइडियोलॉजी कि का पहले अब वो दिखा देते हैं जनता को, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। जो हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है, उनके जो नेता हैं कॉमरेड नीति और तमाम हमारे जवान, उनको हम लोग लाल सलाम करेंगे। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लाल सलाम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लाल सलाम, लाल सलाम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लाल सलाम। ये नारा भी लगा, अब भारतीय सेना वापस जाओ वापस जाओ, और आप वहां खड़े यदि किसी ने दिया गलत था, मेरे ध्यान में नहीं, समझ रहे, किसी ने लगाया होगा, मैं उसको गलत मानता हूँ, अभी भी गलत करता हूँ। मेरा कहने का अभिप्राय है कि इन छोटी बातों के बजाय हम मूल सवाल पे जाएं। क्यों माओवादी समस्या बढ़ रही है? क्यों सरकार उनसे बातचीत करके समाधान नहीं कर पा रही है? क्यों हमारे बेचारे ये गरीब के बच्चे हैं CRPF में, कोई अमीर के दामाद नहीं, ये लोग बेचारे गरीब सिपाही नौकरी की तलाश के लिए निकलते हैं, घूस दे करके, रिश्वत देनी पड़ती पुलिस में भर्ती के लिए, और फिर बेचारे मारे जा रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह से। उधर माओवादी भी कोई बहुत भयंकर ऐसे लोग नहीं हैं, वो भी आदिवासियों के बच्चे हैं, 18, 20, 22 साल के। उनके साथ यदि हम लोग बैठ के बातचीत करें। कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी भी यही कहती थी कि माओवादियों से बातचीत करनी चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। अब वही कह रही है कि माओवादी आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कह रही है, मुझे लगता है कि मैं ममता दीदी से मिलूंगा। मैं उनके साथ था मंच पर लालगढ़ के, उस समय उन्होंने भी मेरा साथ दिया। आज़ाद मर्डर केस के लिए जांच की मांग की उसको, क्योंकि जब सरकार में आके प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ता है तब असलियत पता चलती है। असलियत पता लगती है या कुछ और ताकतें आ जाती हैं, कई तरह की बातें हैं। ममता जी ने भी पूरा राइट ऑफ नहीं किया है बातचीत को, दोबारा प्रयास होगा, शायद हम जैसे लोग उसमें शामिल हों और कुछ परिणाम निकले। लेकिन अंततः गोत्वा युद्ध की भूमिका में आकर के अपने सैनिकों को वहां भेज करके आप समाधान नहीं कर सकते। आपकी अदालत में स्वामी अग्निवेश पर इल्जाम है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। आपने अमरनाथ के बारे में कहा, अमरनाथ का निर्माण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने कहा इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपने कहा मुझे समझ नहीं आता लोग अमरनाथ क्यों जाते हैं, ये धर्म के नाम पर पाखंड है। कहा था? हाँ, मैंने कहा था, मैंने जो बात कही थी, मैं बता रहा हूँ आपको कि 18 साल की उम्र में मैं आर्य समाज के संपर्क में आया।
उससे पहले मैं खुद ये सब किया करता था। मैं रोज़ सुबह उठ करके तालाब से कमल के फूल तोड़ करके लाता और उसकी डंडी में से ऐसी ऐसी माला बना करके और शिव जी पर चढ़ाया करता था। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था, कि मैं भूत से बहुत डरता था। भूत कहते थे भूत पकड़ के ले जाएगा बच्चे को, तो मैं बड़ा डरता था, भूत रात को आएगा, कोई देख तो पाएगा नहीं, मुझे उठा के ले जाएगा, कैसे करूं? तो बड़े लोग कहते थे हनुमान जी बचाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़। तो मैं जोर जोर से पढ़ता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर। इतना अंधविश्वास था मेरे जीवन में। ये तो महर्षि दयानंद का उपकार मैं भूल नहीं सकता कई जन्मों तक, जो उससे मैं मुक्त हुआ। मैंने जब से ये पाया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में समाया हुआ है, तब से मैं सबको चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूँ कि भैया ईश्वर को यदि तुम्हें उसकी उपासना या इबादत करनी है तो अपने अंदर जाओ। स्वामी जी, अपने अपने विश्वास का सवाल है। नहीं, जिन अपने- लोगों का देखिए- उस शिवलिंग में विश्वास है, उसके में आप ये कहें कि ये कैसा भगवान है जो ग्लोबल वार्मिंग से पिघल जाता है? लोग की भावनाओं मैं का क्या तो- करूं? मैंने खुद देखा 2 साल पहले वो पूरा पिघल गया गर्मी से। एक तो ज़्यादा तीर्थयात्री जाएंगे तो उसकी भी गर्मी होती है बेहिसाब। जैसे गंगोत्री में अब मना किया सरकार ने, इतने से ज़्यादा तीर्थयात्री नहीं जाने देते हो, इसलिए कि पोल्यूशन होता है और गर्मी आ जाती है। इसी तरह वहाँ के लिए भी मांग उठ रही है कि इतने से ज़्यादा मत जाने दो। लेकिन आपको लोगों की भावनाओं का तो ध्यान रखना चाहिए। देखिए भावनाओं का मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा किसी की भावना आहत हुई है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। तत्काल बयान देने के तत्काल बाद कुछ लोगों ने ये कहा हमारी भावनाएं आहत हुई है। ये मामला प्रदर्शन तो की। सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि सार्वजनिक तौर पर बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। 10 नहीं 15 बार सोच लेना चाहिए। मैं सहमत हूँ सुप्रीम कोर्ट से, अच्छी हिदायत दी उन्होंने मुझे, लेकिन मैं सोचूंगा भी। लेकिन मुझे आप बताइए, मेरी भावना आहत होती है या मेरे आर्य समाज के लोगों की भावना आहत होती है, तो उसका भी तो कोई सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देखिए, रखना लोगों की चाहिए। भावना तो तब भी आहत मुझे होती है बताइए। जब आप कश्मीर में जाते हैं, सैयद अली शाह गिलानी से मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं इनकी आज़ाद कश्मीर की मांग पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहता मैं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आज़ादी के नारे जो लगा रहे हैं लड़के वहाँ की सड़कों पर, उनको गोलियों से ना भूना जाए। 118 बच्चे पिछले साल 4 महीने के अंदर मारे गए। हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ पर यदि सुई चुभा दी जाए पैर में तो सारा शरीर झन्ना उठेगा, आँख से आंसू निकलेंगे, जीभ से चीख निकलेगी। लेकिन 118 बच्चे मेरे मार दिए गए किसी भी गलती की वजह आपने से। 118 बच्चे तो काउंट कर लिए, उन लोगों ने कितने हजारों लोगों को देश भर में मारा वो नहीं गिने। किन लोगों ने मारा? देखिए, जो पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के मार रहे हैं पहले या आज भी, उनके खिलाफ तो हम पूरी ताकत लगाने के लिए सरकार को कह रहे हैं, पूरी ताकत से उनको कुचल दिया जाए और ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनका इलाज कर दिया जाए। समझ रहे ना? लेकिन कश्मीर जिसको हम अपना अभिन्न अंग कह रहे हैं, वो बच्चे मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। हम उनकी बात से यदि नाराज़ हैं तो उनको हम गोलियों से नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से, और गोली भी चलानी तो रबड़ की गोली चलाइए, आंसू गैस चलाइए, 10 और उपाय हैं। अब सरकार उन लेकिन उपायों आप कह रहे हैं कि दिल्ली उनकी आवाज़ को दबा रही है। मैं जरूर समझता हूँ उसकी जांच तो कराओ, जुडिशियल इंक्वायरी कराओ। 1 मौत होती, 2 मौत होती तो उसकी न्यायिक जांच होती। 118 लोग बच्चे मारे, स्कूल के बच्चे। स्वामी जी, ये बात मुझे नहीं समझना, चाहे वो माओवादियों की समस्या हो, चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वो अयोध्या की हो, हर चीज़ में पाँव क्यों फंसाते हैं अपना? हर जगह ये इसी का नाम अग्निवेश है, समझ रहे ना? हाँ, अग्निवेश पैदा हुआ इसीलिए, या बना सन्यासी इसीलिए है। हर जगह जहाँ कोई अन्याय हो रहा हो वहाँ चुप न रहो, जुबान खोलो। अन्याय होता हुआ देखो और चुप रहते हो, इसका मतलब तुम अन्याय में आपने भागीदार। शिवलिंग पर बयान दिया, लोगों से माफ़ी मांगी, फिर मैंने देखा आपने जगन्नाथपुरी के बारे में कहा कि यहाँ भी जो नॉन हिंदूज़ हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में उनको आने देना चाहिए। जी, मुझे बहुत दुख हुआ। थाईलैंड से राजकुमारी आई बेचारी, वो वेद पढ़ती है, संस्कृत पढ़ती है। हमारे सत्यव्रत विद्यालंकार जी बैंकॉक जाते हैं उसको संस्कृत पढ़ाने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और अयोध्या के, मतलब जो थाईलैंड के लोग हैं, हम उनको विदेशी कह देते हैं, हम उनको अपने पुरी के मंदिर में नहीं जाने देंगे। अरे आपको ऋणी होना चाहिए इस देश को। राम की संस्कृति को जितना सुंदर उन्होंने संजो के रखा है, हमारे देश वालों को नहीं पता। मैं 20 बार थाईलैंड गया हूँ। वो सारे बैंकॉक के बीच में
जो राजा जहाँ पर रहता है, जिस इलाके को, जैसे हमारी नई दिल्ली का ये राष्ट्रपति भवन का इलाका है, उसका नाम उन्होंने अयोध्या रखा है। उस जगह का नाम वो अयोध्या कहते हैं। अपने राजा को जो भी उसका नाम होगा, राम प्रथम, राम द्वितीय, राम सप्तम, राम अष्टम कहते हैं, राम कहते हैं उसको, ठीक है ना। अपने रिजर्व बैंक को अयोध्या धनागार कहते हैं। इतना सुंदर संस्कृत निष्ठ नाम है। मुल्क को तो अपना नहीं कह सकते। नहीं, वो रहेगा और तो वहाँ थाईलैंड। की राजकुमारी आकर के जगन्नाथपुरी के मंदिर में अंदर जाना चाहती है तो वहाँ के पंडे कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अरे तुम ठेकेदार बन गए ऐसे धर्म के जो सारी मानवता को कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है। हमें सबको कहना चाहिए आओ हमारे मंदिरों में खोल दो दरवाजे, किसी के लिए भी वंचित। इन्होंने तो अपने भाइयों को, दलितों को मंदिर जाने से रोक दिया। नाथद्वारा के मंदिर में जो दलित मंदिर बनाता है बेचारा, पत्थर वो तोड़ता है, जब मंदिर बन जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, कहते हैं अलग हट, निकल यहाँ से, तू घुस नहीं सकता इसमें। ये आपकी बात सही है, मैं आपका समर्थन करता हूं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सब लोगों को मंदिर में, क्योंकि मंदिर भगवान का घर है, सब लोगों को परमिशन होनी सबको होना चाहिए। चाहिए। ताली बजाओ। मन में क्या समझ। रजत जी की इस बात पर। स्वामी जी, पहले आप कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, फिर आप माफ़ी मांग लेते हैं, तो अगर आपको लगता है कि माफ़ी मांगने वाला बयान है तो आप ऐसे बयान क्यों देते हैं? नहीं, पहले नहीं पता होता ना। बाद में। और मैं कंट्रोवर्शियल बयान देने के बाद उस बयान को मैं वापस नहीं लेता। आप देखा होगा, कोई भी मेरा बयान आप देखेंगे, बयान मैं वापस, कोई कहता है जी इससे मेरी भावना आहत हुई, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ उस व्यक्ति से। मेरा उद्देश्य किसी की भावना आहत करने का नहीं है। हम लोगों को छोटे छोटे जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी जात पात की, मैं चाहता हूँ आप लोग जात पात को तोड़ें। लड़के लड़कियों को अपनी शादी अंतर जाति विवाह करना चाहिए। ये खाप पंचायत वाले कितना भी आपका विरोध करें, आप डट के मुकाबला कीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह से ये शराब के ठेके हमें तोड़ने पड़ेंगे तो तोड़ देने चाहिए इनको जा करके। ये हमारा खून चूस करके हमें गरीबों को पिला के बेहोश कर रहे हैं। इस तरह कन्या भ्रूण हत्या, बेटी माँ के पेट में मारी जा रही है और देश के अंदर कोई आंदोलन, कोई इस प्रकार का वो नहीं उठ रहा। सुनो जरा कान खोल के, एक तन पर सोने के तार खींचे, 60 साल हो गए तरक्की करते हुए, एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। एक तरफ पूरे एकड़ में बनी हवेली और रहने वाले 2 प्राणी, और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया स्वामी अग्निवेश पर। हमने स्वामी अग्निवेश से पूछा टीम अन्ना से उनके मतभेदों के बारे में, हमने उनसे पूछा उनके कंट्रोवर्शियल बयानों के बारे में, हमने उनसे पूछा उन आरोपों के बारे में जिन पर कहा जाता है कि वो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर काम करते हैं। स्वामी अग्निवेश ने हर सवाल का सफाई से, बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के फैसले का। सबसे पहले तो मैं श्री रजत शर्मा को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े तीखे तर्क और बड़े चुभते हुए तथ्य स्वामी जी के सामने रखे और रखते हुए पूरी मर्यादा का भी ध्यान रखा कि एक सन्यासी उनकी अदालत में आरोपी होकर बैठे हैं। आप सबको भी बधाई देता हूं कि आप सब ने स्वामी जी से बहुत ही स्पष्ट और तीखे प्रश्न किए, लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र स्वयं स्वामी अग्निवेश जी हैं। उन पर लगे सारे आरोपों के उन्होंने बड़े सशक्त उत्तर दिए हैं और कोशिश की है कि जितनी गलतफहमियां उनके बारे में फैल गई हैं उन सबको वो दूर करें। इसमें उनको बहुत हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन स्वामी जी के लिए यह भी सोचने की बात है कि उनके जिन बयानों को रजत शर्मा जी ने विवादास्पद कहा, वो विवादास्पद क्यों हो जाते हैं और छवि गड़बड़ क्यों हो जाती है, उनको कोई नहीं बता सकता है। ये उनको स्वयं सोचना है। अगर वो सोचेंगे सही रास्ता मिलेगा, उनकी छवि अत्यंत उज्जवल होगी और वो देश का नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व आगे जाकर कर सकेंगे। मैं उनको ससम्मान बरी करता हूँ।
हमें विश्वास है कि स्वामी अग्निवेश अपने कंट्रोवर्शियल बयानों से बचेंगे, समाज सुधार का काम करते रहेंगे और सबसे बड़ी बात, ये अपनी गलतियों को स्वीकार करके जो जनता से माफ़ी मांगते हैं इस रास्ते पर चलते रहेंगे और जनता इनकी बेहतर छवि को जल्दी देखेगी। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।